एक्चुअल में ये वो जगह है जहाँ पर बहादुर शाह जफर ने अपनी ख्वाहिश जताई थी और इस जगह को छोड़ कर रखा था। उन्होंने कहा था कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, जब इस दुनिया से चले जाऊँ, तो मुझे यहाँ दफन कर देना, लेकिन बदनसीब वो यहाँ दफन नहीं हो पाए। बहादुर शाह जफर की कब्र के बारे में जो सच अभी तक दुनिया से छुपाया गया, उसे सुनने के बाद शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक बादशाह की मौत इतनी गुमनाम, इतनी रहस्यमय कैसे हो सकती है। क्यों उनकी असली कब्र को लेकर आज तक विवाद है, और क्या वजह थी कि हिंदुस्तान पर राज करने वाले इस सम्राट को अपने ही देश की मिट्टी नसीब नहीं हुई। ये वही सवाल हैं जो सदियों से दफन हैं और आज हम उन्हें खोलने वाले हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा बादशाह जिसकी शायरी कभी दिल्ली की हवाओं में महकती थी, आजादी की आखिरी उम्मीद बनकर खड़ा था, और फिर अचानक वह एक ऐसे देश में दफना दिया जाता है जहां उसका कोई अपना नहीं। इतना ही नहीं, कब्र तक को समतल कर दिया जाता है ताकि दुनिया पहचान ही न सके कि यहाँ हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह सो रहा है। और सबसे बड़ा झटका, एक नहीं दो कब्रें मिलने का दावा, और दोनों पर सवाल, कौन सी असली है कौन सी नकली। सदियों पुराना यह राज आज भी लोगों को परेशान करता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं आपको उस सच्चाई तक ले जाऊंगा जो इतिहास की किताबों में भी आधी अधूरी दर्ज है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आखिरी शान को भी मिटा देने की कोशिश की, यहां तक कि उसकी कब्र की पहचान तक छुपा दी गई। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जो राज आप अगले कुछ मिनटों में जानने वाले हैं वे शायद आपके इतिहास की पूरी समझ बदल दें। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या है मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की दर्दनाक कहानी? क्यों 150 सालों तक उनकी कब्र गुमनाम रही? क्यों भारत पर हुकूमत करने वाले बादशाह का शव बर्मा में दफनाया गया? ऐसी कौन सी खता की थी बहादुर शाह ने जो उन्हें आखिरी वक्त में जेल जाना पड़ा? क्या हुआ था उनके साथ जेल की चारदीवारी में? क्यों उनका अंत इतना दर्दनाक हुआ? चलिए समझते हैं। मुगलों के 20वें और अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जफर, जो हुकूमत करने के साथ साथ शायरी, संगीत और सुलेख का भी शौक रखते थे। बहादुर शाह जफर 28 सितंबर 1837 में बादशाह के तख्त पर बैठे और 21 सितंबर 1857 तक उनका शासन बरकरार रहा, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का, क्योंकि सत्ता पर काबिज होने से लेकर हटने तक के दौरान भारत में अंग्रेजों का दबदबा था, जिनके आगे न तो जनता की एक चल पा रही थी और न ही राजाओं की। इसीलिए बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों के अंडर में काम करते रहे। बहादुर शाह जफर काफी सुलझे हुए किस्म के बादशाह थे, जो समय के चक्र और बदलते शासकों के नियम को अपनाकर चलते थे। उन्होंने एक बार कहा था, सैकड़ों वर्षों तक मेरे पूर्वजों ने भय के बल पर हिंदुस्तान पर शासन किया, अब दूसरों के शासन का समय है। हम शासित होंगे और वे शासक होंगे। शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमने भी किसी को गद्दी से हटाया था और अपना वंश स्थापित करने के लिए उनके वंश को नष्ट कर दिया था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि समय के अनुसार हालातों को कबूल करने का वह लहजा था जो उन्हें बाकी बादशाहों से अलग बनाता था। लेकिन 1857 के बाद इनकी जिंदगी मुश्किलों से भरती चली गई। दरअसल 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विरोध के नाम से मशहूर भारत की पहली क्रांति की चिंगारी भड़की थी, जिसके नेता बने थे बहादुर शाह जफर। लेकिन अफसोस, अंग्रेजों के चालाक दिमाग के आगे भारतीयों की मासूमियत फीकी पड़ गई और क्रांति के कामयाब न होने की वजह से बादशाह जफर ने भागने का फैसला कर लिया। दरअसल 16 सितंबर को अंग्रेजों की फौज ने बादशाह की रियासत की चारों तरफ से घेराबंदी कर ली, लेकिन बादशाह आत्मसमर्पण करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके दिल में यह खौफ बैठा हुआ था कि अगर वे अंग्रेजों के हाथ लग गए तो उनकी जान ले ली जाएगी। मौत को इतना करीब से देखने के बाद बादशाह ने भागने की योजना बनानी शुरू कर दी और 19 सितंबर को अपने कुछ वफादार सैनिकों को लेकर महल से किसी तरह भाग खड़े हुए और सर छुपाने के लिए हुमायूं के मकबरे को अपना खुफिया ठिकाना बना लिया। लेकिन जल्द ही अंग्रेजों को भनक लग गई कि बादशाह हुमायूं के मकबरे में छुपे बैठे हैं। बस फिर क्या था, अंग्रेजों ने अपनी एक टीम बनाई और टीम के कैप्टन विलियम हॉडसन सबको लेकर मकबरे के बाहर जाकर तैनात हो गए और यह प्लानिंग बनाने लगे कि कैसे बादशाह जफर को पकड़ा जा सकता है। लेकिन यह योजना पूरी नहीं बन पाई,
क्योंकि उससे पहले ही जफर ने खुद को सरेंडर कर दिया, वह भी एक शर्त के साथ। जब अंग्रेजों की टुकड़ी मकबरे में घुसपैठ करने की योजना बना रही थी, तभी बादशाह के कुछ सैनिक उनके पास आए और कहा कि बादशाह चाहते हैं अगर उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी तो वे आत्मसमर्पण कर देंगे। हालांकि इस शर्त को मानना हॉडसन के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि यह वह समय था जब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर शख्स को मौत और फांसी की सजा दी जा रही थी। ऐसे में विद्रोहियों के नेता यानी बादशाह जफर को बख्श देना ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने बादशाह के साथ रियायत बरती और बादशाह की शर्त कबूल कर उन्हें न तो गोलियों से भूना गया और न फंदे से लटकाया गया, बस सीधे तौर पर उनकी गिरफ्तारी हो गई। इस रहमदिली की एक वजह रही बादशाह की उम्र, जो करीब 82 साल थी। ऐसे में एक राजा को वृद्ध अवस्था में बेरहमी से मारा जाता तो जनता के बीच विरोध प्रदर्शन की आग सुलग सकती थी। और वैसे भी क्रांति को हुए कुछ समय ही गुजरा था, इसलिए अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा विरोध प्रदर्शन हो जिससे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। इसी सोच के साथ 20 सितंबर को बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके बेटों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया और लोगों के बीच डर कायम रखने के लिए उनकी बॉडियां दिल्ली के चांदनी चौक के चौराहे पर लटका दी गईं। गिरफ्तारी के बाद बादशाह के खिलाफ 22 सितंबर को केस चला और यह फैसला निकलकर सामने आया कि उन्हें निर्वासन की सजा दी जाएगी, जिसमें वे किसी से भी कोई संपर्क नहीं रखेंगे, यानी आखिरी पलों में उन्हें अकेले ही रहना था। अब सजा तो मिल गई थी, लेकिन यह फैसला करना अभी बाकी था कि उन्हें कौन सी जेल में डाला जाना चाहिए। इसी सोच विचार के दौरान अंडमान जेल का नाम सबसे पहले दिमाग में आया, जिसे काले पानी की सजा के रूप में जाना जाता था। लेकिन यहां जफर को रखना ठीक नहीं लगा, क्योंकि इस जेल में पहले से ही बहुत से विद्रोहियों को रखा गया था। ऐसे में उनके बीच उनके राजा को रखने से गुस्सा फूट सकता था, बगावत फिर से जन्म ले सकती थी। इसलिए अंडमान जेल कैंसिल हो गई और दूसरा नाम सामने आया, साउथ अफ्रीका जेल का। यह आइडिया थोड़ा सही लगा, इसलिए ऑफ गुड होप के गवर्नर से बातचीत की गई और उन्होंने बादशाह को साउथ अफ्रीकन जेल में भेजने की इजाजत दे दी। लेकिन बाद में यह फैसला भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि 82 साल के बुजुर्ग बादशाह को इतनी दूर ले जाना सुरक्षित नहीं था, रास्ते में कुछ भी हो सकता था। इसलिए आखिर में उन्हें बर्मा की रंगून जेल में भेजने का पुख्ता फैसला किया गया। हालांकि इन फैसलों के बारे में बादशाह को कानो कान खबर तक नहीं थी, वे तो बस हुक्म मिलने की राह में थे। रंगून जेल में बादशाह के साथ जाने के लिए लेफ्टिनेंट ओमनी को सिलेक्ट किया गया, जिनका काम था कि वे ध्यान रखें कि जफर किसी भी तरह बाहरी दुनिया से संपर्क न साध पाए। सभी इंतजाम के बाद साथ अक्टूबर 1858 को सुबह 4 बजे बादशाह को पालकी में बैठाकर उनके परिवार के साथ बर्मा ले जाने का काम शुरू हुआ। बादशाह के साथ उनके करीबियों को मिलाकर 31 लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजों की कैद में दिल्ली को अलविदा कहा और 13 नवंबर को इलाहाबाद पहुंच गए, जहां 3 दिनों तक बादशाह को रखा गया। उसके बाद 31 नवंबर को इलाहाबाद से कलकत्ता ले जाया गया और वहां से वे पहुंचे रंगून जेल। पहुंचने से पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने रंगून जेल के हेड को एक खत लिख दिया था और यह हिदायत दी थी कि जेल के बाहर भी जफर का जुबानी या लिखित संपर्क नहीं बनना चाहिए, उनके साथ बदसलूकी न हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। जेल में किसी दूसरे कैदी से बहादुर शाह जफर का संपर्क नहीं हो पाए। 4 दिसंबर को पूरी टुकड़ी डायमंड हार्बर पर पहुंची और वहां से दूसरे स्टीमर में जफर और उनके साथियों को चढ़ाया गया। आखिरी बार जफर ने नम आंखों से अपने देश भारत को देखा और बर्मा की तरफ रवाना हो गए, जहां से वे कभी वापस ना आ पाए। 5 दिनों तक सफर करने के बाद आखिरकार जफर अपने काफिले के साथ 9 दिसंबर को रंगून की धरती पर पहुंच गए, जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जमा थी। जफर को रखने के लिए खास इंतजाम करने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन जेल के मेजर फेरे ने इस बात पर खास ध्यान ही नहीं दिया। न तो बादशाह के रहने के लिए कोई इंतजाम था और न उनके साथियों को रखने की उचित व्यवस्था। बादशाह को मेन गार्ड के कमरे में डाल दिया गया, जबकि उनके साथियों को तंबू में रहने का ऑर्डर मिला। 1858 में जेल के नए जेलर बने नेल्सन डेविस। कहा जाता है डेविस ने अपने समय काल में जफर को 4 कमरों की बिल्डिंग में रहने की पनाह दी थी, जिसके एक कमरे में जफर खुद रहते थे, दूसरे में जवा बख्श और उनकी बेगम के रहने का इंतजाम था, तीसरे कमरे में बादशाह की बेगम जीनत महल को रखा गया था, साथ ही उनका बेटा भी उन्हीं के साथ रह रहा था। वहीं चौथा कमरा शाह अब्बास और उनकी मां का ठिकाना बना हुआ था। इन चारों में अटैच वॉशरूम था, जबकि जो जफर के साथ आए नौकर थे उन्हें या तो घर के नीचे रखा जा रहा था या फिर बरामदे में। डेविड का कहना था कि बादशाह और उनके परिवार के खाने पर प्रतिदिन 11 रुपए खर्च किए जाते थे, जो उस दौर में बहुत ज्यादा थे, और संडे को इस खर्च में 1 रुपया मिलाकर और अच्छा खाना पेश किया जाता था, यानी खाने पीने और रहने का अच्छा इंतजाम था। लेकिन किसी को भी कलम, स्याही या कागज मांगने की इजाजत नहीं थी, जिससे वे किसी तरह बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकें या फिर जेल का हाल कागजों में उतारकर लोगों को बता सकें। ये सब जानकर आपको लग रहा होगा कि जफर की जेल में अच्छी मेहमान नवाजी की गई थी, लेकिन क्या सच में ऐसा था? तो इसका जवाब है
नहीं, बल्कि यह तो सिर्फ एक झूठ था जिससे यह जाहिर किया जा सके कि उनके बादशाह को कैद में रहते हुए अच्छा जीवन दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई तो यह थी कि जफर की जिंदगी जेल में बद से बदतर हो गई थी। उन्हें लेटने के लिए एक टूटी सी चारपाई दी गई थी जिस पर फटा हुआ गद्दा पड़ा रहता था। इसी पर लेटे रहने की वजह से जफर की कमर में भी गहरे जख्म हो गए थे। 1862 जब आया तो जफर पूरे 87 साल के हो गए थे और इसी मुश्किल भरी जिंदगी से जूझ रहे थे। इनकी जिंदगी तब और ज्यादा मुश्किलों से भर गई जब उनकी जुबान में लकवा मार गया। दांत गिरने लगे जिससे वे ना तो बोल पाते थे और ना ही खा पाते थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि खाना निगलना उनके लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। इसलिए उन्हें लिक्विड चीजें खाने को दी जाती थीं, पर कुछ समय बाद लिक्विड भी उनके हलक से नीचे उतरना बंद हो गया। ये देखकर सबको लगने लगा कि अब बादशाह कुछ ही दिन के मेहमान हैं। यही सोचकर अंग्रेजों ने जफर की बिल्डिंग के पीछे ही उनकी कब्र खुदवानी शुरू कर दी। जी हाँ, बहादुर शाह की कब्र उनके जीते जी खोदी गई थी। इसके लिए मिट्टी और चूने की व्यवस्था कराई गई थी। हालांकि जफर की ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र दिल्ली के मेहरौली में बने, पर ऐसा मुमकिन न हो सका और उनकी यह ख्वाहिश बनकर ही रह गई। इसके बाद आया 1862 में 7 नवंबर का दिन, जब सुबह के लगभग 5 बजे बादशाह जफर ने दर्द में कराहते हुए आखिरी सांसें लीं और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए। उनके अंतिम संस्कार में बहुत कम लोगों को इकट्ठा किया गया था और जल्द से जल्द शाम 4 बजे ही उन्हें कब्र में दफन कर दिया गया, मानो एक बोझ सर से उतर गया हो। इसीलिए अंग्रेजों ने कब्र में छूने की अच्छी व्यवस्था कर दी थी ताकि उनकी लाश जल्द से जल्द गल जाए। इसके साथ ही कब्र को उथली नहीं बल्कि ऊपर से समतल बनाया गया था ताकि कब्र की पहचान न हो सके। ठीक 13 दिन बाद जफर की मृत्यु की खबर भारत में भी पहुंची, जिसे सुन हर कोई गमगीन हो गया। उधर रंगून जेल से अंग्रेजों ने जफर के परिवार को आजाद कर दिया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब जफर के चले जाने के बाद कोई उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा। आजाद होने के बाद ज़हीनत महल अपने 2 नौकरों के साथ एक लकड़ी के घर में रहने लगी और विधवा होने के बाद गुजारा करने के लिए उन्हें सरकार ने हर महीने 120 रुपए देने शुरू कर दिए। और कुछ समय बाद उनके सामने यह शर्त रखी गई कि वे रंगून छोड़कर नहीं जाएंगी, और शर्त कबूल करने पर उनका भत्ता 250 रुपए कर दिया गया। 1882 में जीनत भी दुनिया को छोड़कर चली गईं और अब तक किसी को जानकारी नहीं थी कि बादशाह की कब्र कहाँ है। इसलिए जीनत की बॉडी को भी बादशाह की जगह वाली जमीन पर एक पेड़ के पास ही दफन कर दिया गया। हालांकि बाद में रंगून के मुसलमानों ने सरकार से मांग की कि जफर की बॉडी वाली जगहों को उन्हें सौंप दिया जाए ताकि वे वहां जफर का मकबरा बनवा सकें, लेकिन उनकी इस मांग को रफा दफा कर दिया गया। बाद में दबाव पड़ने पर 1906 में उनकी कब्र पर उनके नाम का पत्थर लगा दिया गया, लेकिन 1951 में इसी कब्र के पास एक और जगह मिली और खुदाई के दौरान अचानक एक कंकाल बाहर निकल आया जिसे बहादुर शाह जफर का बताया गया। हालांकि कौन सी कब्र सच है और कौन सी फेक, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वह कंकाल बादशाह जफर का था या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।